वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5 से जो आपका हिस्ट्री डिसिप्लिन है, इश्यूज इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री 1, इसकी यूनिट 5 से जो आपका सब टॉपिक बी है, एंटी कलोनियल स्ट्रगल्स इन इंडोनेशिया, ये आपको करवाने वाला हूं। सो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इजी एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में इस चैप्टर की मिल जाएगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज भेज सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के स्क्रीन के सामने मेंशन है। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो एकलव्य स्नातक 1 सर्च मार के आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और सिलेबस की अगर हम बात करें तो यूनिट 1 कंप्लीट है, यूनिट 2 भी कंप्लीट है, यूनिट 3, यूनिट 4 भी कंप्लीट है और यूनिट 5 में से मैंने आपका ए भी करवा दिया है और बी आज की इस वीडियो में हम करेंगे। चलिए फिर वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन के साथ हम देखेंगे। इंडोनेशिया इज एन आर्कपेलेजिक कंट्री ऑफ 17,508 आइलैंड्स। ठीक है, लगभग इसमें 6,000 आप समझ सकते हो कि इनहेबिटेड जो है, मतलब ये है। और स्ट्रेचिंग अलोंग द इक्वेटर इन साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में इसकी लोकेशन पड़ती है। द कंट्रीज स्ट्रेटेजिक सी लेन पोजीशन फोस्टर्ड इंटर आइलैंड एंड इंटरनेशनल ट्रेड। ट्रेड के हिसाब से इसकी जो पोजीशन है वो काफी अच्छी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। ट्रेड हैज सिंस फंडामेंटली शेप्ड इंडोनेशियन हिस्ट्री, और ट्रेड की वजह से ही इंडोनेशिया को हम पढ़ रहे हैं आज यहाँ पे, क्योंकि उसका रीजन बताऊंगा। द एरिया इज पॉपुलेटेड बाय पीपल्स ऑफ वेरियस माइग्रेशंस क्रिएटिंग अ डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर्स। यहाँ पे अलग अलग जगह से लोग माइग्रेट होकर रहने आए और अलग अलग कल्चर्स, एथनिसिटीज और लैंग्वेजेस यहाँ पे डेवलप हुई। The arc plateaus, landforms and climate significantly influenced agriculture and trade and the formation of states. आगे बढ़ते हैं अब हम। द एरिया ऑफ इंडोनेशिया इज पॉपुलेटेड बाय पीपल्स ऑफ वेरियस माइग्रेशंस। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट ऑफ इंडोनेशिया मैच द 20th सेंचुरी बॉर्डर्स ऑफ द डच ईस्ट इंडीज। ठीक है, इसको आगे समझेंगे क्या है ये। यूरोपियंस सच एज पोर्चुगीज arrived in Indonesia from the 16th century seeking to monopolize the sources of valuable spices होते हैं जितने भी हमारे नट में, क्लोव्स, क्यूबेक पेपर, ये सब मतलब वो चाहते थे कि इसको मोनोपोलाइज कर दे वो, और इन्हीं का ही सिर्फ राइट हो उसके ट्रेड पे। इन 1602 द डच एस्टेब्लिश्ड द डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको VOC भी कहते हैं शॉर्ट में, एंड बिकेम द डोमिनेंट यूरोपियन पावर बाय 1610। डच ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे एक डोमिनेंट पावर बन चुकी थी। फॉलोइंग बैंकरप्सी द VOC, यानी कि जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है वॉज फॉर्मली डिसॉल्व इन 1800। 1800 में इसके क्या हुआ भाई, पैसे वैसे की दिक्कत आ गई और ये डिसॉल्व हो गई फिर। ठीक है, एंड द गवर्नमेंट ऑफ द नीदरलैंड एस्टेब्लिश्ड द डच ईस्ट इंडीज अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। और फिर नीदरलैंड ने क्या करा, द डच ईस्ट इंडीज को एस्टेब्लिश किया गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल से। बाय द अर्ली 20th सेंचुरी डच डोमिनेंस एक्सटेंडेड टू द करंट बाउंड्रीज। और डच जो लोग होते थे उनका डोमिनेंस ज्यादा था यहाँ पे। द जापानीज इन्वेजन एंड सब्सिक्वेंट ऑक्यूपेशन इन 1942 to 45 ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 एंडेड डच रूल। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यहाँ पे डच रूल खत्म हो गया। एंड एनकरेज्ड द प्रीवियसली सप्रेस्ड इंडोनेशियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। और जो एक इंडोनेशियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा था, वो मतलब अब वापस से यहाँ पे इंकरेजमेंट मिला उसको। 2 days आफ्टर द सरेंडर ऑफ जापान, जब जापान ने सरेंडर कर दिया था अमेरिका के आगे, इंडोनेशिया के एक नेशनलिस्ट लीडर थे सुकर्णो, इन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करी और ये प्रेसिडेंट बन गए पहले इंडोनेशिया के। फिर उसके बाद आगे है, अगर हम यहाँ पे देखें, द नीदरलैंड्स ट्राइड टू रीएस्टेब्लिश इट्स रूल। नीदरलैंड ने कोशिश करी कि दोबारा से उनका रूल आ जाए इंडोनेशिया पे, but a bitter armed and diplomatic struggle ended in December 1949 when in the face of international pressure the Dutch formally recognized Indonesian independence। यहाँ पे नहीं चल पाई इनकी, और फाइनली क्या होता है, जो डच लोग थे उनको रिकॉग्नाइज करना पड़ा इंडोनेशिया को एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। और इस तरीके से यहाँ पे ये सब चलता है। फिर आगे है, बिगिनिंग इन द 16th सेंचुरी successive waves of Europeans, the Portuguese, Spanish, Dutch and English sought to dominate the spice trade at its source in India and the Spice Islands of Indonesia, जिसको मलुकू भी कहा जाता था। ये सभी यूरोपियंस चाहते थे कि हम मोनोपोलाइज कर दें और सारा जो मतलब एक तरीके से कंट्रोल है इनके हाथ में आ जाए। दिस meant finding a way to Asia to cut
out Muslim merchants who with the Venetian outlet in the Mediterranean monopolized spice imports to Europe। ये चाहते थे जो मुस्लिम मर्चेंट्स हैं उनकी मोनोपोली ना हो, यहाँ पे जो यूरोपियंस हैं उनकी हो। So astronomically priced at the time, spices were highly coveted not only to preserve and make poorly preserved meat palatable, but also medicines and magic potions। So बहुत सारी चीजें थी भाई यहाँ पे जिसकी वजह से लोग यहाँ पे आना चाह रहे थे, स्पाइसेस वहाँ के मेडिसिन, ठीक है, और भी बहुत कुछ। सो सबसे पहले यहाँ पे हम पोर्चुगीज के बारे में देखते हैं। सो द पोर्चुगीज वर द फर्स्ट यूरोपियंस टू अराइव इन इंडोनेशिया and sought to dominate the sources of valuable spices and to extend the Catholic Church missionary efforts। पोर्चुगीज लोग जो थे ये चाहते थे एक तो अपना क्रिश्चियनिटी को फैलाना, उसके अलावा जो जितने भी सोर्सेस थे यहाँ पे स्पाइसेस के, ठीक है, उनको डोमिनेट करना। एंड द पोर्चुगीज turned east to Maluku and through both military conquest and alliance with local rulers they established trading post। भाई उन्होंने क्या करा, वहां पे मिलिट्री से भी और वहां के लोकल रूलर से अलायंस करके वहां पे अपनी ट्रेडिंग पोस्ट बनाई, किले बनाए, अपने फोर्ट्स बनाए, और बहुत सारे मिशन उन्होंने फिर चलाए, जैसे ऑन द आइलैंड्स ऑफ टर्नेट, एम्बन, सोलर, ये सारे आइलैंड्स हैं वहां पे, ठीक है, इंडोनेशिया के आसपास। The most significant impacts of the Portuguese arrival were the disruption and disorganization of the trade network, mostly as a result of their conquest of Malacca and the first significant plantings of Christianity in Indonesia। फिर है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, जिसको वीओसी भी हम कहते हैं। सो इन 1602 द डच पार्लियामेंट अवॉर्डेड द वीओसी अ मोनोपोली ऑन ट्रेड एंड कॉलोनियल एक्टिविटीज इन द रीजन एट अ टाइम बिफोर द कंपनी कंट्रोल एनी टेरिटरी इन जावा। सो डच ईस्ट इंडिया कंपनी को पार्लियामेंट से यहाँ पे अवार्ड मिला कि उनको मोनोपोली दी जाती है, अकेला तुम्हें ही अधिकार है, तुम जाके ट्रेड करो, कॉलोनियल एक्टिविटीज कर सकते हो। सो इन 1619 द वीओसी यानी कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी conquered the West Javan city of Jakarta where they founded the city of Batavia, present day Jakarta। so इन्होंने conquer कर लिया वेस्ट जावान सिटी को, जो कि जकार्ता नाम से आज के टाइम पे जानी जाती है। The VOC became deeply involved in the internal politics of Java in this period and fought in a number of wars involving the leaders of Matram and Benten। ये सारे आइलैंड्स वगैरह के जो लोग थे आपस में, जो रूलर्स वगैरह थे, इनकी फाइट चलती रही, वॉर्स चलते रहे डच लोगों के साथ। फिर क्या था, The Dutch followed the Portuguese aspirations, courage, brutality and strategies, but brought better organization। इनकी organization ज़्यादा अच्छी थी, weapons, ships and superior financial backing। so इन पैसा, हथियार, ships सब बढ़िया थे इनके पास। Although they failed to gain complete control of the Indonesian spice trade, they had much more success than previous Portuguese efforts। Portuguese से तो थोड़ा सा ज़्यादा सही effort था इनका। They exploited the factionalization of the small kingdoms in Java that had replaced Majapahit, establishing a permanent foothold in Java from which grew a land-based colonial empire which became one of the richest colonial possessions on the earth। so ये चाहते थे कि हमारा भाई गुलाम बन जाए यहाँ पे जो ये एरिया है पूरा, और हम इसको रिचेस्ट जो है एक तरीके से बना दें। By the mid 17th century Batavia, the headquarter of VOC in Asia, यानी कि बटाविया यानी कि जकार्ता, सो ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर बना, हेड बिकेम एन इंपोर्टेंट ट्रेड सेंटर भी बना। इट हैड रेपल्ड अटैक्स फ्रॉम द जेवनीज मैट्रम किंगडम इन 1641 द डच कैप्चर्ड मलाका फ्रॉम द पोर्चुगीज। सो ये मलाका जो है पोर्चुगीज के अंडर में था, जिसको डच लोगों ने कैप्चर कर लिया। थस वीकेंड पोर्चुगीज पोजीशन इन एशिया। सो इस तरीके से पोर्चुगीज लोगों की पोजीशन जो है वो वीक हो गई यहाँ पे। द डच डिफीटेड द सुलावेसी सिटी ऑफ मकस्सर इन 1667, so thus bringing its trade under VOC control। so Sumatran ports were also brought under VOC। भाई ज्यादातर पोर्ट्स, ज्यादातर आइलैंड, सब एरिया जो है अब डच ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ गया था। so in return for monopoly control over the paper trade and the expulsion of the English, the Dutch helped the son of the ruler of Benton overthrow his father in 1680। so by the 18th century the VOC यानी कि the Dutch East India Company, ठीक है, हैज एस्टेब्लिश्ड देमसेल्फ फर्मली इन इंडोनेशियन आर्कपेलागो। और उन्होंने इंडोनेशिया के अंदर लगभग अपने आप को कंट्रोल में पूरा ला दिया था। कंट्रोलिंग इंटर आइलैंड ट्रेड एज पार्ट ऑफ देयर एशियन बिजनेस, ट्रेड पे कंट्रोल था, जिसमें इंडिया से ट्रेड था, सिलोन यानी कि श्रीलंका से ट्रेड था, फॉर्मोसा से, जापान से। So VOC has established their important bases in some ports in Java, Maluku and the parts of Sulawesi, Sumatra and Malay Peninsula। ये सारे एरियाज पे अब ये लोग जो है ट्रेड करने लगे थे। डच स्टेट रूल। So after the VOC was dissolved in 1800 following bankruptcy, ठीक है, ये डिसॉल्व हो गया था डच ईस्ट इंडिया कंपनी।
आफ्टर अ शॉर्ट ब्रिटिश रूल अंडर थॉमस स्टैमफोर्ड रेफल्स, ब्रिटिश रूल आया थोड़े समय के लिए, द डच स्टेट टुक ओवर द वीओसी पोजेशंस इन 1816। सो जो डच स्टेट था वो सीधा अब यहाँ पे रूल करने लगा। अ जैवनीज अपराइजिंग वाज क्रश्ड इन द जावा वॉर ऑफ 1825 टू 30। एक वॉर हुआ और उसमें जो जावा वॉर था उसमें जैवनीज लोगों को क्रश कर दिया गया। आफ्टर 1830 अ सिस्टम ऑफ फोर्स्ड कल्टीवेशंस एंड इंटेंचर्ड, ठीक है, इंडेंचर्ड लेबर वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन जावा। द कल्टीवेशन सिस्टम ला दिया गया फोर्सफुली यहाँ पे। फिर क्या था, दिस सिस्टम ब्रॉड द डच एंड देयर इंडोनेशियन अलाइज इनॉर्मस वेल्थ, पैसा मिला भाई। द कल्टीवेशन सिस्टम टाइड पीजेंट्स टू देयर लैंड फोर्सिंग देम टू वर्क इन गवर्नमेंट ओन्ड प्लांटेशंस फॉर 60 days ऑफ द ईयर। भाई उन पे पूरा वही वाला वही दबाव बन गया कि जो जैसे जैसे गवर्नमेंट बोलेगी उस हिसाब से आपको प्लांटेशन करनी है। और द सिस्टम वाज अबॉलिश्ड इन मोर लिबरल पीरियड आफ्टर 1870। सो इन 1901 द डच अडॉप्टेड व्हाट दे कॉल्ड द एथिकल पॉलिसी। ठीक है, डच लोगों ने एथिकल पॉलिसी अडॉप्ट करी विच इंक्लूडेड समवट इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन इंडिजीनियस एजुकेशन एंड मोडेस्ट पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। और अब ये यहाँ पे एजुकेशनल और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स चाहते थे। So the Dutch colonials formed a privileged upper social class of soldiers, administrators, managers, teachers and pioneers. So they lived together with the natives but at the top of the rigid social and racial caste system। एक कास्ट सोशल क्लास और ये सब इन्होंने बना दिया। ठीक है, और द डच ईस्ट इंडीज हैड टू लीगल क्लासेस ऑफ सिटीजन्स, एक तो यूरोपियंस एंड उसके बाद इंडिजीनियस। अ थर्ड क्लास वाज फॉरेन ईस्टर्नर्स वाज एडेड इन 1920। सो अपग्रेडिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ पोर्ट्स, पोर्ट्स को भी इन्होंने सुधारा, रोड्स को सुधारा, ये इनकी प्रायोरिटी थी। विद द गोल ऑफ मॉडर्नाइजिंग द इकोनॉमी, इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करना चाहते थे। पंपिंग वेजेस इनटू लोकल एरियाज, facilitating commerce and speeding up military movement. So by 1950 the Dutch engineers had built and upgraded a road network with 12,000 km of asphalted surface, 41,000 km of metal road area and 16,000 km of gravel services। ठीक है, रीजन क्या थे कोलोनाइजेशन के, एक तो आप ये समझने से पहले जान लीजिए, दीज डच कंस्ट्रक्टेड पब्लिक वर्क्स बिकेम द इकोनॉमिक बेस ऑफ द कॉलोनियल स्टेट। आफ्टर इंडिपेंडेंस दे बिकेम द बेसिस ऑफ द इंडोनेशियन इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इंडोनेशिया में आज जो भी जितना कुछ बना हुआ है वो डच लोगों ने बनाया था। रीजंस क्या थे कोलोनाइजेशन के, एक तो स्पाइसेस बहुत फेमस थे, हर कोई चाहता था अपनी मोनोपोली बनाना, कंट्रोल बनाना और वेल्थ बनाने के लिए, और ट्रेड रूट की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी इंडोनेशिया की, इसलिए भी लोग यहाँ पे इसको अपने कंट्रोल में लाना चाहते थे। Indonesian national struggle. So on 10 September 1912, the first nationalist mass movement was formed, Sarekat Islam। By December 1912, Sarekat Islam had 93,000 members। ठीक है, the Dutch responded after the First World War with repressive measures। The nationalist leaders came from a small group of young professionals and students, some of whom had been educated in the Netherlands। So ये जो जितने भी लोग अब आ रहे थे यहाँ पे जो नेशनलिस्ट बन रहे थे वो यंग लोग थे, यंग स्टूडेंट्स थे जो नीदरलैंड से ही पढ़ के आए थे। इन द पोस्ट वर्ल्ड वॉर वन एरा द इंडोनेशियन कम्युनिस्ट हु वर एसोसिएटेड विद द थर्ड इंटरनेशनल, यानी कि जिसको कॉम इंटरनल भी कहते हैं, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, स्टार्टेड टू ऑब्जर्व द नेशनलिस्ट मूवमेंट। ये यहाँ पे कम्युनिज्म फैलाना चाहते थे। फिर क्या हुआ, द रिप्रेशन ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट लेड टू मैनी अरेस्ट, बहुत सारे अरेस्ट हुए। इसमें इंडोनेशिया के पहले प्रेसिडेंट जो थे सुकर्णो वो भी अरेस्ट हुए, हु वाज इम्प्रिजन्ड फॉर पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑन 29 दिसंबर 1929। इनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को देखते हुए इनको अरेस्ट कर लिया गया था। सो ऑल्सो अरेस्टेड वाज मोहम्मद हट्टा, ये भी एक मतलब वेल नोन पर्सनैलिटी थी बिकॉज ही वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। एडिशनली सुतन जहरीर हु लेटर बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडोनेशिया, इन सभी लोगों को अरेस्ट कर दिया गया। फिर जैपनीज ऑक्यूपेशन, द जैपनीज इन्वेजन एंड सब्सिक्वेंट ऑक्यूपेशन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू इंटरप्टेड डच रूल, और जापानी लोगों ने भी भाई यहाँ पे इंटरप्ट किया। ओके, और इन मई 1940 अर्ली इन वर्ल्ड वॉर टू नाजी जर्मनी ऑक्यूपाइड द नीदरलैंड्स but the Dutch government in exile initially continued to control the Dutch East Indies from its base in London। भाई जर्मनी ने तो नीदरलैंड पे कब्जा कर लिया लेकिन जो डच लोग थे वो अपने बेस लंदन से कंट्रोल कर रहे थे डच ईस्ट इंडीज को। सो द डच ईस्ट इंडीज डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ सीज and in July 1940 redirected exports intended for Japan to the US and Britain। Negotiations with the Japanese aimed at securing supplies of aviation fuel collapsed in June 1941। So and the Japanese started their conquest of Southeast Asia in December of that year। जापान भी Southeast Asia पे अपना conquest start कर चुका था, ज़्यादा से ज़्यादा territories को मिलाना। So in July 1942 Sukarno accepted Japan's offer
to rally the public in support of the Japanese war effort. सुकर्नो ने बोला मैं पब्लिक को बोलूंगा जापान का सपोर्ट करे रैली में. सो सुकर्नो एंड मोहम्मद हट्टा वर डेकोरेटेड बाय द एम्परर ऑफ जापान इन 1943. जापान का सपोर्ट मिला इन्हें. हाउएवर एक्सपीरियंस ऑफ द जापानीज ऑक्यूपेशन ऑफ डच ईस्ट इंडीज वेरिड कंसिडरेबली. सो डिपेंडिंग अपॉन वेयर वन लिव्ड एंड वंस सोशल पोजीशन, many who lived in areas considered important to the war effort experienced torture, sex slavery, arbitrary arrest and execution and other war crimes. So thousand taken away from Indonesia as war laborers. बहुत सारे लोगों को इंडोनेशिया से बाहर ले जाया गया, बहुत लोग मारे गए, बहुत लोगों को बीमारियां हो गई, कोई भूख से मर गया. So people of Dutch and mixed Dutch Indonesian descent were particularly targets of the Japanese occupation. और जापानी लोगों के टारगेट पे सबसे पहले डच लोग होते थे. उसके बाद जो थोड़े थोड़े मिक्स जो डच और इंडोनेशियन मिक्स लोग होते थे उनको भी टारगेट बनाने लगे थे, जापानी लोग थे जो थे. सो ऑन जुलाई 4 1927 सुकर्नो फॉर्म्ड अ मूवमेंट कॉल्ड द इंडोनेशियन नेशनल एसोसिएशन. यहाँ पे सुकर्नो ने इसको एस्टेब्लिश किया. इन द यहाँ पे अगर आप देखोगे मई 1928 द नेम वाज चेंज टू द इंडोनेशियन नेशनल पार्टी. ओके, INP. The organization's aim was economic and political independence for the Indonesian archipelago. तो ये चाहते थे इंडोनेशिया आजाद हो जाए. This would be achieved by non-cooperation with the Dutch colonial regime. और इसमें यही था कि भाई कोई बात मत मानो डच लोगों की. So by the end of the 1929, the organization had 10,000 members. This alarmed the authorities and Sukarno and 7 party leaders were arrested in December 1929. ये मैंने आपको बता ही दिया है कि अरेस्ट हुए थे. इंडोनेशियन नेशनल रेवोल्यूशन. तो ये फोटो सुकर्नो का है. सुकर्नो एंड हट्टा प्रोक्लेम्ड इंडोनेशियन इंडिपेंडेंस ऑन 17 अगस्त 1945. 17 अगस्त को ये इंडिपेंडेंस का जो है इन्होंने घोषणा कर दी. 2 days आफ्टर द जापानीज एम्परर सरेंडर इन द पैसिफिक. जब जापान ने भी सरेंडर कर दिया था उसके बाद. सो द फॉलोइंग डे द सेंट्रल इंडोनेशियन नेशनल कमेटी KNIP डिक्लेयर्ड सुकर्नो एज प्रेसिडेंट और हट्टा एज वाइस प्रेसिडेंट. So word of the proclamation spread by shortwave and flyers while the Indonesian wartime military, youths and others rallied in support of the new republic. और जब आजाद हो गया तो भाई फ्लायर्स उड़ाए गए, पर्चे बांट दिए गए, चारों तरफ जो है शोर मच गया कि अब इंडोनेशिया आजाद हो चुका है. फिर क्या था? द डच इनिशियली बैक्ड बाय द ब्रिटिश. अंग्रेजों ने डच लोगों को बैक किया और ट्राई कर रहे थे रीएस्टेब्लिश करने का उनका रूल, बट नहीं हो पाया और डच लोगों को फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड करना पड़ा इंडोनेशिया को एज एन इंडिपेंडेंट नेशन. सो इन नवंबर 1946 द डच साइंड द लिंगजैटी एग्रीमेंट विच रिकॉग्नाइज द अथॉरिटी ऑफ द रिपब्लिक इन जावा एंड सुमत्रा एंड स्पेसिफाइड प्लान्स फॉर अ फेडरल इंडोनेशिया. और डच लोगों ने साइन कर दिया एक एग्रीमेंट पे जिसको लिंगजैटी एग्रीमेंट कहा जाता है. और इस पे यही था कि भाई अब जो है डच वच का कुछ भी नहीं है, यहाँ पे जो भी है वो सब इंडोनेशियंस का है. फेडरल ये पूरा एक नेशन बनने वाला है. So in July 1947, however, the Dutch launched attacks claiming the Indonesians had violated the agreement. डच लोगों ने अटैक भी करे भाई, यहाँ पे अटैक करे, बोल रहे थे कि इंडोनेशिया वाले तो एग्रीमेंट को मान नहीं रहे हैं. The attacks extended Dutch control to about 2/3 of Java and many of the large states. भाई ये डचों ने दोबारा कंट्रोल करना शुरू कर दिया भाई वहाँ पे इंडोनेशिया में. लेकिन अब तो यूनाइटेड नेशंस भी आ चुका था. सो यूनाइटेड नेशंस में लोगों ने प्रोटेस्ट करा कि ये तो गलत हो रहा है. सो मतलब यहाँ पे सीज फायर का भी उल्लंघन कर रहा था बार बार भाई जो ये डच लोग जो थे. सो द रिपब्लिक्स कैपिटल योग्यकार्ता वाज कैप्चर्ड एंड मोस्ट ऑफ इट्स लीडर्स इंक्लूडिंग सुकर्नो एंड हट्टा वर अरेस्टेड एंड एक्साइल्ड. सो गोरिल्ला रेजिस्टेंस एंड द प्रेशर फ्रॉम इंटरनेशनल कम्युनिटी. एक तो गोरिल्ला वॉर हो रहा था वहां पे अंदर ही अंदर, साथ साथ इंटरनेशनल प्रेशर आ रहा था अब डच लोगों के ऊपर. सो ऐसे में डच लोगों को यहाँ से जाना पड़ा, सोवेरेनिटी को ट्रांसफर करना पड़ा. फिर था विद द यूनिफाइंग स्ट्रगल टू सिक्योर इंडोनेशियाज इंडिपेंडेंस, ओवर डिविजन्स इन इंडोनेशियन सोसाइटी बिगेन टू अपीयर. These included regional differences in customs, religion, and the impact of Christianity and Marxism and fears of Japanese political domination. और बहुत सी अब यहाँ पे डाइवर्सिटी हो गई थी, लोग अलग अलग तरीके के रह रहे थे. Following colonial rule, Japanese occupation and war against the Dutch, the new country suffered from severe poverty. बहुत गरीब कंट्री थी भाई, अंडर डेवलप्ड कंट्री थी, यहाँ पे डेवलपमेंट करना था अब इनको, ठीक है. In contrast to 1945 constitution, the 1950 constitution mandated a parliamentary system. parliamentary system आ गया जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी थी भाई गवर्नमेंट की, और जितने भी और ह्यूमन राइट्स वगैरह की बात हुई. और उसके बाद क्या था, प्रोलिफरेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज डीलिंग फॉर शेयर्स ऑफ कैबिनेट सीट्स रिजल्टेड इन अ रैपिड टर्नओवर ऑफ कोalition गवर्नमेंट इन इंक्लूडिंग 17 कैबिनेट्स बिटवीन 1945 to 1958.
सो द लॉन्ग पोस्टपोन्ड पार्लियामेंट्री इलेक्शंस वर हेल्ड, दोबारा से इलेक्शंस हुए 1955 में। और इंडोनेशियन नेशनल पार्टी जो है वो सुकर्णो की पार्टी इसको कहा जाता है, ये टॉप पे आई। और जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडोनेशिया थी उसको भी अच्छा खासा सपोर्ट मिला, लेकिन ज़्यादा सपोर्ट जो था वो सुकर्णो की पार्टी को ही था। ऑल्दो देर इज नो एक्यूरेट अकाउंट ऑफ हाउ मेनी इंडोनेशियंस डाइड, कोई ऐसा हिसाब नहीं है कितने लोग मरे, लेकिन माना जाता है कि 45,000 से 1 लाख तक लोग मारे गए थे, 25,000 तक जो है कैजुअलिटीज हुई थी। टोटल 1200 ब्रिटिश सोल्जर्स भी मारे गए थे सुमत्रा के अंदर और इंडोनेशिया के अंदर, और उसमें ज़्यादातर इंडियन सोल्जर्स भी थे। सो इन 2016 डच फॉरेन मिनिस्टर बर्ट क्वेंडर्स, ठीक है, ये डच फॉरेन मिनिस्टर हैं बर्ट क्वेंडर्स, इन्होंने अपोलोजाइज किया जो इन्होंने भाई वहाँ पे अत्याचार किए थे इंडोनेशिया के ऊपर, ये अब उसकी माफ़ी मांग रहे हैं। सो ड्यूरिंग अ स्टेट विजिट टू इंडोनेशिया इन मार्च 2020, किंग विलियम अलेक्जेंडर मेड अ सरप्राइज अपोलॉजी फॉर एक्सेसिव वायलेंस बाय डच ट्रूप्स, और जब किंग विलियम अलेक्जेंडर जाते हैं इंडोनेशिया में तो वो माफ़ी मांगते हैं कि हमने जो यहाँ पे बर्बरता करी थी वो गलत थी। The revolution destroyed a colonial administration rule from the other side of the world and dismantled with its obsolete and powerless raja and rigid racial and social categorizations of colonial Indonesia। धीरे धीरे colonial rule जाता रहा, tremendous energies and aspirations were created amongst Indonesians। जो युवा लोग थे जितने भी, वो नेशनलिज्म के साथ पूरे भरे हुए थे, एजुकेशन और जो है मॉडर्नाइजेशन की डिमांड होने लगी। इंडिपेंडेंस सो द बर्थ ऑफ द लार्जेस्ट सेल्फ गवर्निंग मुस्लिम कंट्री, और इंडिपेंडेंस के बाद इंडोनेशिया एशिया की नंबर 1 मुस्लिम कंट्री बन गई, सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन के साथ, 90% से ज़्यादा पॉपुलेशन मुस्लिम है यहाँ की। इसी के साथ ये यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर दें।